हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज 12 जनवरी है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आज युवा दिवस के बारे में कुछ स्पेशल रहेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है पूरे भारत में उत्साह के साथ में। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनके जन्मदिन की खुशी में ही मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाने के लिए वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा इसे पहली बार घोषित किया गया था। कहने का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 1984 में मनाना चालू किया गया था। भारत सरकार की तरफ से ये दिन सुनिश्चित किया गया था कि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। इस वर्ष का युवा दिवस का जो थीम है वह क्या है वो भी देख लेते हैं। 2021 का थीम है युवा, उत्साह नए भारत का। यह 2021 का थीम है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, तो उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम जानना चालू करेंगे, परंतु मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इतना सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है और इतना सब कुछ ज्ञान है, और जितना हम लगातार अगर सुबह से लेकर शाम तक भी अगर इनको अध्ययन करेंगे तो हमारे पास शायद समय कम पड़ जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ चुनिंदा टॉपिक्स या कुछ चुनिंदा बातों को आपके सामने साझा करूं, और इसके बाद हम अपने करंट अफेयर्स की क्विज की तरफ चलेंगे। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो 12 जनवरी को हुआ था सन 1963 में। 12 जनवरी को सन 1963 में जन्म हुआ था। उनका घर का नाम, मतलब जो उनका बचपन का नाम था, नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त था, इसलिए इनको बालक नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलने पर कहा करते थे। कहने का मतलब ये हो गया कि उनके पिताजी जो थे विश्वनाथ दत्त जी, ये अंग्रेजी सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता पर जोर दिया करते थे। वो चाहते थे कि अगर व्यक्ति का विकास होना है तो उसके लिए आपको अंग्रेजी का, या अंग्रेज जैसे करा करते हैं, अंग्रेजों का जो व्यवहार होता है, उनका जो सभ्यता होती है, उसको हमको जानना जरूरी है। अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है। यही जो शिक्षा थी बालक नरेंद्र के मन में रही आई, और फिर जब उन्होंने अपना भाषण उद्घोषण किया था धर्म सभा में, धर्म संसद में, तब उन्होंने एक बात कही थी कि यदि व्यक्ति को अपना पूर्ण विकास करना है तो उसे पाश्चात्य सभ्यता और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति पर भी दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए। कहने का मतलब ये होगा कि आपको अंग्रेजी का ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ संस्कृत का ज्ञान, मतलब संस्कृत से मतलब ये भारतीय सभ्यता, भारतीय वैदिक सभ्यता, वेद का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों का ज्ञान होता है, दोनों में संयम बना रहता है, तो आप उन्नत करेंगे, आप विकास पे बढ़ते चलेंगे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा में भी प्रबल थी। वे इस हेतु उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म समाज में गए, परंतु उस पर उनको वो चीज़ रास नहीं आई, उनका संतोष नहीं मिला। वापस वे ब्रह्म समाज से छोड़कर फिर वापस स्वामी परमहंस जी के पास, रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे। वहां पे उन्हें अपने अंदर का जो तीव्र लालसा थी भगवान को पाने की, उसका आत्म साक्षात्कार हुआ, और फिर उन्होंने अपने पूरा जीवन जो था गुरु की सेवा में लगा दिया। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन पूरी तरह से स्वामी परमहंस, उनके जो गुरु जी थे, उन पर समर्पित कर चुके थे। चलिए, ये एक फोटो है, ये बहुत ही पुरानी फोटो है। ये मेरे पास एक बुक है, उसमें से मैंने इसको स्कैन करके लगाया हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की थी। उनके जो गुरु थे, उनके गुरु की आज्ञा थी कि अगर आपको भारत को जानना है तो आपको भारत को जमीनी स्तर पे जानना होगा। जमीनी स्तर से मतलब ये कि आपको खुद सब जगह पर जाकर, सारी जगहों पर जाकर, सारे मंदिरों में जाकर, सारे मठों में जाकर, और सभी जगह पर जा जाके आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा।
यही कारण है कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में अपनी बात रखी, भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो वहां पर उनके जो शब्द थे, उनके जो वाक्य थे और उनकी जो जो उन्होंने टॉपिक रखे थे उस समय भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो अद्वितीय थे। वो इसलिए थे क्योंकि उन्होंने भारत को उस समय करीब से जाना था और अपने बेसिक स्तर पे उन्होंने जाना था। हर जगह को उन्होंने अपने से जाकर पैदल चलकर पूरे भारत की यात्रा की थी। उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चले थे। सारे मंदिरों, सारे मठों को उन्होंने करीब से जाना था, कहाँ पे क्या संस्कृति है और क्या वहाँ की विशेषताएं हैं, उन सभी चीज़ों को उन्होंने अध्ययन किया था। फिर जाकर फिर उन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो ये एक अपने आप में अनोखी बात है। सन 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे और सन 1896 तक अमेरिका में ही रहे थे। वहाँ पे उन्होंने कई लेक्चर्स दिए अलग अलग जगह पे और फिर वहाँ पे उनके कुछ अनुयायी भी बन गए थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे बहुत ज़्यादा। स्वामी विवेकानंद ने 9 दिसंबर 1898 को कलकत्ता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमको कई बार देखने को भी मिलता है। तो उसका सीधा सा आंसर क्या रहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और रामकृष्ण जी कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और रामकृष्ण मिशन जी के बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपके कि रामकृष्ण मिशन जी के बारे में ये मान्यता, ये बताया जाता है कि जो कलकत्ता की जो महाकाली हैं, देवी जो हैं, उनसे वो डायरेक्ट बात किया करते थे। उनमें इतनी भक्ति थी, उनमें उतना प्रेम था अपने माता के प्रति, अपनी देवी के प्रति, कि ऐसा माना जाता है कि वो अपनी भक्ति में इतना संलग्न हो जाते थे कि देवी उनसे आकर खुद बात किया करती थी। और यही भक्ति जो थी उन्होंने अपने शिष्य को, स्वामी विवेकानंद जी को भी दी। आप अगर स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ते हैं, कुछ उनके बारे में जो बुकें लिखी गई हैं उनको आप पढ़ते हैं, तो आपको इतना अनुभव मिलेगा कि वाकई में उनके गुरु थे, उन्होंने उनको वाकई में बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, जिससे उनको अपने अंदर की जो शक्ति थी उसमें आत्म साक्षात्कार हुआ था। और ये बातें ऐसी हैं कि अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक ये चीज़ बताता रहूँगा तो शायद दिन कम पड़ जाए। तो सिर्फ छोटी छोटी बातें पर ध्यान करेंगे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनका निधन जो है, स्वामी विवेकानंद जी का जो निधन जो है वो 4 जुलाई 1902 में हुआ था। अब एक बात और भी है यहाँ पे कि जिस दिन उनका निधन हुआ था उस दिन ये बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जो शिष्य थे और उनके जो साथ के सहपाठी लोग थे, जो उनके साथ के गुरु भाई हुआ करते थे, उनसे उन्होंने बोला कि मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, कृपया कर मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और फिर वे ध्यान करने एक कक्ष के अंदर चले गए, कमरे के अंदर चले गए, और फिर बहुत समय के बाद जब लोगों ने वहां पर देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जैसे उन्होंने इच्छा मृत्यु चुनी थी, जैसे स्वामी रामकृष्ण जी जो थे, उनके गुरु जी थे, उन्होंने समाधि के बारे में बहुत कुछ बताया है और समाधि कैसी ली जाती है ये स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने बताया था। तो ऐसी मान्यता बताई जाती है कि स्वामी विवेकानंद जी ने खुद ही अपनी इच्छा मृत्यु को चुना था और समाधि लेके अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया था, अपने गुरु को समर्पित कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों के द्वारा पूरे विश्व भर में भारत तथा हिंदू धर्म का नाम रोशन किया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन में हम सदैव इनके जीवन से हम सदैव कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है हमको। इसीलिए आज के जो युवा जो हैं, आजकल के जो युवा जो हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं और ये उनमें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी बने हुए हैं। चलिए, तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें जान ली, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में लगातार बताने तो बैठूंगा तो शायद दिन कम पड़ जाए। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो आप सभी लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेरों बधाइयाँ। मेरा नाम ऋतुराज है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास जो है रोज़ सुबह 7 से 8 के बीच में होती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। और साथ ही साथ में अगर आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ आंसर जरूर दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है
रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आपको उसका नाम बताना है, वो कौन सा देश है? इंडिया एंड द विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM डिफेंस सिस्टम? चलिए इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, इजराइल, चाइना या फिर रशिया। ऐसा वो कौन सा देश है? विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम? चलिए इसका आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM, इसका फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोनों देशों ने अपने युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित करने के लिए ये किया है। इसका मकसद जो है शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि भाई हम जमीन से, सतह से जो हवा में उड़ने वाले जो दुश्मनों के जो विमान हैं या उनके मिसाइल्स हैं, उनको हम हवा में ही मार गिराएंगे। ये इस प्रणाली को विकसित करने के लिए दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे सफलतापूर्वक परीक्षण किया इजराइल और भारत ने। चलिए आगे बात करेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिरा सकती है। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्या पॉल का 6 जनवरी 2021 को निधन हो गया। उन्हें किस पारंपरिक पोशाक को आधुनिक रूप देने के लिए जाना जाता है? Renowned fashion designer Satya Paul passed away on the January 6, 2021. He was known for giving a modern look to which traditional outfit. कौन सा ऐसा उन्होंने जो पारंपरिक पोशाक था उसको नया स्वरूप दिया है? सत्या पॉल जी ने, जिनका निधन जो है वो 6 जनवरी 2021 को हो गया। ऑप्शन है आपके पास साड़ी, धोती, सूट या फिर लहंगा। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है? चलिए इसका आंसर है साड़ी। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्या पॉल का निधन 6 जनवरी 2021 को हुआ। वह 79 वर्ष के थे। उन्होंने भारतीय साड़ी को एक समकालीन और आधुनिक रूप देने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने साड़ी पर कई यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए और कई डिजाइन्स बनाए कि साड़ी को कैसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं या कैसे हम उसको फैशन में आगे ला सकते हैं। उनका काम अलग ही तरीके से था। साड़ी को ट्रेडिशनल जो हमारा जो भारतीय सभ्यता के हिसाब से उन्होंने सिर्फ साड़ी पर ही एक्सपेरिमेंट किए हैं। अभी उनका हाल ही में निधन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने 6 जनवरी 2021 को किस राष्ट्र की संसद की सुरक्षा का उल्लंघन किया है? प्रोटेस्ट वॉलेंट्स द सिक्योरिटी ऑफ विच नेशंस पार्लियामेंट ऑन January 6, 2021? ऑप्शन इज व्हाट? इंडिया, फ्रांस, यूके एंड यूएस। किस कंट्री के प्रोटेस्टर्स ने, प्रदर्शनकारियों ने किस देश की संसद की सुरक्षा का उल्लंघन किया? चलिए इसका आंसर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा और विनाश की घटनाएं देखी गई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने इमारत पर हमला किया और परिसर में प्रवेश करने के लिए इसकी सुरक्षा को भंग कर दिया। सुरक्षा के लिए सांसदों को बाहर भी निकालना पड़ा था। तो हमारे यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी किसान आंदोलन चल रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है। लोगों को लगता है कि भारत के लोकतंत्र पे एक घाग लग गया है या बोल सकते हैं दीमक लग गई है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखिए अमेरिका हमसे ज़्यादा विकसित है और हमसे ज़्यादा बड़ा लोकतंत्र भी उसका है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं, सबसे पहला लोकतंत्र बोल सकते हैं इसको। तो वहाँ पर भी जब ये घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो पुराने थे और जो नए अभी बने हैं जो बाइडेन, तो इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद जो बाइडेन जो थे वो जीत उनकी सुनिश्चित हो गई है, परंतु उसके बाद भी जो पुराने राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वे अपनी हार नहीं मान रहे। हार नहीं मान रहे, लगातार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया। उसके बाद फिर वो चाह रहे हैं कि वोटिंग रोकी जाए और भी चीजें, मतलब साम दाम दंड भेद पूरी तरह से लगे हुए हैं कि वापस मैं ही बन जाऊं। वहां पर इस वजह से उन्होंने कुछ फिर बरगलाने वाले कुछ उद्घोषण भी दिए, कुछ बातें करी, अपने समर्थकों को उन्होंने उकसाया, जिस वजह से उन्होंने संसद बिल्डिंग में हमला भी किया, हिंसा हुई, कुछ लोग मारे भी गए। तो ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। इसके बाद देखते हुए अमेरिका में ट्विटर का अकाउंट बैन कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप जी का।
ट्विटर अकाउंट जो है वो बैन कर दिया गया पूरी तरह से। ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया, फेसबुक अकाउंट बैन कर दिया गया और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ये भी बैन कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप का। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ पे दोनों कुछ चीज़ें यहाँ पे की गई। उनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है टोटल पूरी तरह से परमानेंटली बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपने अपने समर्थकों को बरगलाया, उकसाया, राष्ट्र की सुरक्षा को आपने दूषित किया है, या बोल सकते हैं आपने हिंसा में परिवर्तित किया। इसको देखते हुए यहाँ पे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने भी एक्शन लिया और साथ ही साथ में सरकार ने भी अपनी तरफ से एक्शन लेने की बात यहाँ पे कर रही है। चलिए आगे बात करेंगे, किस राज्य ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है? विच स्टेट रोल्ड आउट द लॉन्च पैड स्कीम? ऑप्शन तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन से स्टेट ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है? चलिए इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है। क्यों की है ये भी देख लेते हैं। सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से निकलने वाले युवा लड़के और लड़कियों के कल्याण के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। केंद्र ने किस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया? ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी या फिर लक्षद्वीप। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, उनमें क्या रहने वाला है। द सेंटर has decided to form a committee for the protection of language, culture and land of which region? लद्दाख। केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने यहाँ पे बात की है कि भाई जो लद्दाख की जो भाषा है, जो संस्कृति है और वहाँ की जो भूमि है, लैंड जो है, उसकी सुरक्षा के लिए हम एक समिति बनाएंगे जिसका मेन काम यही रहेगा कि भाई वहाँ की जो भाषा है वो बची रहे, संस्कृति जो है उसको हम बढ़ावा करें, बढ़े वहाँ की संस्कृति जो है, और भूमि जो है उसका जो भूमाफिया लोग जो हैं या फिर जो दूसरे स्टेट के जाके जो संपन्न लोग हैं वो उस पर जो अधिग्रहण कर रहे हैं उस पर हम कंट्रोल कर सकें। इसके लिए एक समिति बनाने की यहाँ पे केंद्र सरकार ने घोषणा की है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए दूसरा राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल कब शुरू किया गया है? When will the second nationwide mock drill for the COVID-19 vaccination to be launched? January 10, January 8, 12 जनवरी या फिर 11 जनवरी? आपको बताना है कोविड-19 टीकाकरण के लिए दूसरा राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल कब शुरू किया जाएगा? चलिए इसका आंसर है 8 जनवरी। कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा देशव्यापी सूखा ड्राई रन है यहाँ पे 8 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाएगा। ये हरियाणा और यूपी को छोड़कर पूरे देश में सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में अपनी जीत की पुष्टि करने के लिए कितने जरूरी वोट जो थे उन्होंने जीते हैं? जो बाइडेन won how many electoral vote to confirm his victory in the US presidential election 2020? ऑप्शन 206, 210, 300 या फिर 280। आंसर है 306। जो बाइडेन ने 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में, अपनी जीत को सील कर दिया है, यहाँ पे पक्का कर दिया, अपनी सुनिश्चित कर दिया है कि भाई अब मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। बल्कि इसकी तुलना में डोनाल्ड ट्रंप ने 232 वोट जीते हैं। अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन को कब शपथ दिलाई जाएगी? When will Joe Biden be sworn in as the next US president? January 15, January 21 and January 20 या फिर January 29? अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में, अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन को कब शपथ दिलाई जाएगी? चलिए इसका आंसर है 29 जनवरी। जो बाइडेन 20 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। सॉरी यहाँ पे 29 है, 20 जनवरी। निवर्तमान राष्ट्रपति ने परिणाम के साथ असहमत होने के बावजूद सत्ता के एक व्यवस्थित परिवर्तन का वादा किया। यहाँ पे ये बात करी गई है कि भाई अभी जो यहाँ पे घटनाएं चल रही हैं, लगातार विरोध हो रहा है किस चीज़ का, और समर्थक विरोध कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो समर्थक वो विरोध कर रहे हैं कि भाई चुनाव जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, कुछ यहाँ पे धांधली हुई है, वापस चुनाव रद्द कराने चाहिए या फिर वापस डोनाल्ड ट्रंप जी को राष्ट्रपति बना देना चाहिए। ये सारे विवाद जो चल रहे हैं यहाँ पे उनके समर्थकों तरफ से चल रहे हैं। तो इसी को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अभी जो समस्या चल रही है
मैं असहमत हूँ, और साथ ही साथ में ये समस्याएं होने के बावजूद भी मैं एक व्यवस्थित परिवर्तन करने का वादा करता हूँ। ये बात यहाँ पे इन्होंने करी है। जस्टिस हेमा कोहली ने किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है आपके पास बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद या फिर तेलंगाना। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। जस्टिस हेमा कोहली ने किस उच्च न्यायालय की पहला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जस्टिस हेमा कोहली हैज बीन शोन इन एज अ फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? चलिए इसका आंसर है तेलंगाना। न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 12 जनवरी 2021 में क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख लिए। आज है राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन लगातार मिलता है। थैंक यू।